हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल का आधुनिक भारत का आर्थिक व सामाजिक इतिहास पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे, भारतीय रेलवे नीति या ब्रिटिश भारत में रेलवे नीति और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे रेल यात्रा हुई या कैसे रेलों का आरंभ हुआ। तो भारत में जो रेलों का आरंभ था 16 अप्रैल 1853 से हुआ। या आपके इसमें बुक में नोट करते जाएंगे। रेलों का आरंभ हुआ 16 अप्रैल 1853 से। 1925 में सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1944 तक राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। रेलों के आगमन से पूर्व भारत छोटी छोटी इकाइयों में वितरित गांवों का एक आत्मनिर्भर देश था, किंतु रेलों की स्थापना ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया शुरू की और रेलों के विस्तार के साथ साथ गांव और नगर एक दूसरे से जुड़ते गए। सामाजिक एकता की लहर फैली, राजनीतिक प्रशासनिक एकता के द्वार खुले और औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से रेलवे से हमारे लाभ हुए, रेलवे से क्या हमारे आर्थिक लाभ हुए या हमें हानि हुई। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। देखते हैं इसके क्या क्या प्रभाव पड़े कि ब्रिटिश शासनकाल में जो रेलों का निर्माण हुआ उससे भारतीय आर्थिक जीवन पे अच्छे व बुरे दोनों ही प्रभाव पड़े। और विशेषकर जो ब्रिटिश सरकार की रेलवे नीति थी भारत में ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता देने की रही, अतः उनका जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिकांशतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम इसके जो लाभ पर प्रभाव है वो देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा इसमें है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो रेलों के निर्माण और प्रसार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आत्म केंद्रित स्वभाव का मतलब होता है अकेले अपने ऊपर निर्भर होने का स्वभाव, बहुत कुछ स्वभाव जो वो था समाप्त सा हो गया। अब ग्रामीण क्षेत्र नगरों के निकट आने लग गए थे और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के निकट आ गई। गांव में शहरी वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ने लगी और ग्रामीणों के जो रहन सहन है उसमें भी शहरीपन आने लगा या शहरी स्तर आ गया। दूसरा, कृषि के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहन दिया गया। तो रेलों के कारण कृषि केवल जन निर्वाह के लिए नहीं हुआ बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी इसकी लाभप्रद हुआ। कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन मिला। विशिष्टीकरण और स्थानीयकरण की प्रवृत्तियों को बल मिला। व्यवसायीकरण के फलस्वरूप कृषि का स्वरूप बदलने लगा और बाजार की शक्तियां किसानों को प्रभावित करने लगी। फसलों का विशिष्टीकरण होने लगा, अर्थात क्या है, अलग अलग प्रदेश में विशिष्ट फसलें बोई जाने लगी और जिससे क्या हुआ कि कृषि जो पदार्थों से वे अपना कुल लाभ अधिकतम कर सके। जैसे बंगाल में जूट का स्थानीयकरण होने लगा तो बम्बई में कपास का और पंजाब में गेहूं का। तो रेलों द्वारा कृषि की उपज के बाजार विस्तृत हुए। किसानों में उन व्यापारिक फसलों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति बढ़ी जिन्हें वे बाजार में बेचकर सरलता से मुद्रा प्राप्त कर सकते थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार में भी सहायता मिली क्योंकि इसके पहले तो कोई आवागमन का साधन ही नहीं था। तो रेलों ने देश के आंतरिक और विदेशी व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि पदार्थ और कच्चे पक्के जो औद्योगिक सामान हैं वो रेलों द्वारा विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जाने लगे। मुख्यतः रेलों के कारण देश भर में सैकड़ों नई नई व्यापारिक मंडियां स्थापित हुई और देश के विभिन्न भागों में जो ढुलाई का काम है उसमें रेल यातायात बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। रेलों ने विदेशी व्यापार के विकास में भी योगदान दिया। बंदरगाहों से देश के भीतरी भागों में माल पहुंचाने का कार्य रेल द्वारा ही संभव हो सका। तो इस प्रकार देश के भीतरी दूरस्थ भागों का माल मुख्यतः रेलों द्वारा और बंदरगाहों द्वारा पहुंचाया जाने लगा। शीघ्र जो खराब होने वाले सामान थे उनके बाजार का भी विस्तार हुआ, जल्दी से सामान पहुंचने लगा। जैसे दूध, फल, सब्जी,
आदि जो वस्तु है वो राष्ट्रीय स्तर पर खरीदा बेचा जाने लगा, क्योंकि फटाफट पहुंच जाता था ना। इसीलिए देश भर में कीमतों में समानता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इससे क्या हुआ कि रेलों के निर्माण से पूर्व देश के विभिन्न जो भाग हैं उनमें एक ही वस्तु की कीमतों में भारी अंतर होता था। अब अभावग्रस्त क्षेत्रों के वस्तुओं के मूल्य जो है वो बहुत ऊंचे होते थे, जबकि जहाँ बहुत सारी चीज़ें या बहुत ज़्यादा सामान मिलते थे वहाँ वस्तुओं के मूल्य नीचे होते थे। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा असमानता थी भावों को लेकर। लेकिन जब रेलों का विकास हुआ तो वह शीघ्रता से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी, तो इससे क्या हुआ, कीमतों में अंतर कम होने लगा और देश के जो विभिन्न भाग है एक दूसरे से जुड़ गए, अतः कीमतों में समानता की प्रवृत्ति पनपने लगी। अकालों की भीषणता भी कम होने लगी, क्योंकि रेलों ने अकालों के स्वरूप को ही बदल दिया। जहाँ अभावग्रस्त इलाके होते थे या अकालग्रस्त क्षेत्र होते थे, वहाँ रेलों द्वारा तेजी से अनाज व माल पहुँचाया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि वहाँ जो संकट थी उसकी भीषणता कम हो गई। रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होने लगी। रेलों के निर्माण और विकास से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार को बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष रूप में रेलों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला और परोक्ष रूप में आर्थिक शक्तियों के विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़े। डाक सेवा भी संभव हो सकी रेलों द्वारा। रेलों के कारण ही देश के किसी भी भाग में 2 से 3 दिन के भीतर ही पत्र और पार्सल पहुंचने लगे। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। इससे क्या हुआ, श्रमिक जो थे रेलों की सहायता से देश के विभिन्न भागों में रोजगार के लिए आने जाने लगे, जिससे पारिश्रमिक की विषमता कम हुई। साथ ही श्रम की कुशलता और कार्यक्षमता को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला। आधुनिक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। रेलों ने आरंभ में तो स्वदेशी उद्योगों के पतन में सहायता पहुंचाकर देश के औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रकार का सूनापन पैदा कर दिया था, लेकिन आगे चलकर ये आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रसार में सहायक हुए। जैसे जैसे रेल पथ बंदरगाहों से देश की भीतरी भागों तक ही विकसित होता गया, तो विभिन्न प्रकार के उद्योग भी उन भागों में स्थापित हो गए। रेल यातायात ने देश में चाय बागानों का विकास किया। अंग्रेजों ने इन बागानों में अपनी पूंजी भी नियोजित की और उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया। बम्बई में सूती वस्त्र मिल और बंगाल में जूट उद्योग आरंभ करने में रेलों से बड़ी सहायता मिली। इनके द्वारा कच्चा माल और कोयला, तेल आदि शक्ति साधनों को औद्योगिक क्षेत्रों तक भेजने में सुविधाएं हो गई। साथ ही कारखानों में तैयार हुए माल को देश के विभिन्न भागों में वितरित करने में भी रेलों ने जो है सहायता की। रेल निर्माण से वन विभाग को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि स्लीपरों, डिब्बों आदि के लिए लकड़ी के माल की भारी मांग हो गई थी। रेलों ने खनिज तथा इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास को विशेष रूप से प्रोत्साहित भी किया। पूंजी और सरकारी आय का प्रोत्साहन मिला। रेलों के विकास से विदेशी जो पूंजी थी उसके आयात के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके माध्यम से देश के भीतरी भाग में जो भाग थे बंदरगाह से जुड़ गए और विदेशी पूंजी के लिए देश के द्वार खुल गए। विदेशी पूंजी का विनियोग दिया सिलाई, सीमेंट, कागज आदि विभिन्न उद्योगों में किया जाने लगा, जिससे आधुनिक ढर्रे पर देश के आर्थिक विकास में काफ़ी सहायता मिली। रेलों के प्रचलन से सरकार की आय में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से बढ़ी। देश की मतलब जो सरकार की आय वो बढ़ती गई। सामाजिक प्रभाव भी पड़ा इससे, जैसे जाति प्रथा के जो बंधन थे वे ढीले पड़े, छुआछूत की जो कठोरता थी वो कम होने लगी और अनेक सामाजिक रूढ़ियाँ और पिछड़ेपन की परिस्थितियाँ कमजोर होने लगी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को रेलों में रोजगार मिला, फलस्वरूप उनके कल्याण में वृद्धि होने लगी। रेलों ने देश में राजनीतिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया और राष्ट्रीय नेताओं के लिए देश भर में सुविधापूर्वक घूम घूम कर राष्ट्रीयता और स्वाधीनता का बिगुल बजाना प्रारंभ किया।
अब देखिए, ये तो थे हमारे सारे लाभकारी परिणाम या लाभकारी प्रभाव कि जिसमें आधुनिक उद्योगों का विकास मिला, पूंजी और सरकारी आय में वृद्धि हुई, छुआछूत के बंधन ढीले हुए, आंतरिक और विदेशी व्यापार में सहायता मिली, अकालों की भीषणता कम हुई, रोजगार के अवसर बढ़े, डाक सेवा को भी प्रोत्साहन मिला। तो ये तो हमारे सब थे लाभ के प्रभाव। अब देखें इसके क्या हानि के प्रभाव हुए। रेलों के निर्माण और विकास का काम तो बड़ा ही शुभ और प्रगतिशील था, लेकिन ब्रिटिश शासन की रेलवे नीति ने वे आधार प्रस्तुत किए जिनसे रेलें विभिन्न प्रकार की भारतीय व्यवस्था के हितों की प्रतिकूल सिद्ध हुई। अब ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेलों के क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़े, उसमें पहला पॉइंट हमारा है स्वदेशी उद्योगों का पतन। इसमें देश का जो स्वदेशी उद्योग था उसमें रेलों का काफ़ी हाथ रहा, क्योंकि रेलों ने मशीन जो निर्मित सस्ते सामान थे, देशी माल को उन मालों को देश के भीतरी भागों में पहुंचा दिया और उनके लिए मंडियां विकसित होने में सहायता दी। तो इस प्रकार जो भारतीय घरेलू उद्योग धंधे थे उसको काफ़ी हानि उठानी पड़ी। ब्रिटिश नीति यह थी कि परिवहन साधनों द्वारा भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना। किसानों के हित की उपेक्षा भी की गई। इसमें भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी कि रेलों के विकास की तुलना में सिंचाई साधनों के विकास को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ब्रिटिश शासन ने अपनी राजनीतिक सत्ता मजबूत करने और ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रेल निर्माण पर सिंचाई कार्यों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक व्यय किया। सिंचाई साधनों की उपेक्षा भारतीय कृषि के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। वनों का विनाश, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने रेलों के विकास के साथ ही वन संरक्षण नीति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे वो रेल मार्गों और रेलों के लिए अंधाधुंध रूप में वनों को उन्होंने कटवा दिया। अब वन का विनाश से जलवायु प्रभावित हुई और कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जंगलों को बिना सोचे विचारे काटने से क्या हुआ, बाढ़ का प्रकोप बढ़ा, जलावरोध हुआ, भूक्षरण हुआ के रोग हो गए और इनकी रोकथाम के लिए बाद में क्या हुआ, स्वतंत्र भारत की सरकार को काफ़ी धन व्यय करना पड़ा। विदेशी पूंजी विनियोग द्वारा स्वार्थी तत्वों को प्रोत्साहन मिला इसमें क्योंकि भारत में ब्रिटिश व्यापारियों की अधिकाधिक जो है पूंजी विनियोजन को आकर्षित की जाए, ये इस ब्रिटिश सरकार की नीति रही थी। तो इससे क्या हुआ, देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ता रहा, जबकि दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर देश के जो परंपरागत उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार की नीति रही कि विदेशी पूंजी के माध्यम से भारत में उपलब्ध स्रोतों का भरपूर लाभ उठाया जाए, ब्रिटिश व्यापारी भारत पर छा जाए और हर प्रकार से भारत का आर्थिक शोषण किया जाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे नगरों और गंदी बस्तियों का विकास, क्योंकि रेलों के विकास से बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ था और इससे क्या हुआ था, विशाल उद्योग स्थापित हुए थे। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने जो नगर स्थापित हुए हैं ना, उन पे गंदी बस्तियों के पनपने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इससे क्या हुआ, नगरों का वातावरण अधिकाधिक दूषित होता चला गया और श्रमिकों की न्यून कार्यकुशलता ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी भारी भार हो गया इस रेल नीति से। ब्रिटिश सरकार की पुरानी और नई गारंटी पद्धतियों में भारत सरकार को भुगतान में 50 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा और इसकी कीमत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता से वसूल की गई। रेलों में निर्माण पर काफ़ी अपव्यय हुआ और निर्माण का जो भार था करों के रूप में भारतीय जनता पर लादा गया। कच्चे माल का निर्यात के लिए रेलें प्रमुख साधन बन गई। देश के भीतरी भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने में रेलों का भरपूर उपयोग किया गया और कच्चे माल के शोषण से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसी तरह भारत से धन के भारी प्रवाह को प्रोत्साहन मिला। प्रथम तो गारंटी पद्धतियों के अंतर्गत ब्रिटिश रेल कंपनियों को भारी राशि भुगतान में देनी पड़ी।
रेलों में न केवल विदेशी पूंजी लगी और उस पर भारी ब्याज चुकाने की नीति अपनाई गई, बल्कि अधिक विदेशी कर्मचारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन पर काम दिया गया। तो इस प्रकार जो ब्याज, जो मुनाफा, वेतन और विदेशी माल के भुगतान के रूप में जो भारत की संपत्ति थी, वो धनराशि जो है विदेशों में गई। खाद्यान्नों का निर्यात, रेलों ने खाद्यान्नों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया। इससे क्या हुआ कि सामान्य काल में भी देश में खाद्यान्नों का अभाव रहने लगा और इससे क्या, अकालों की संख्या बढ़ गई। दूसरी ओर अंग्रेजों का कहना था कि रेलों ने अकालों की भीषणता को कम किया, पर 19वीं शताब्दी के अंत में जो 2 भीषण अकाल पड़े, उसने अंग्रेजों के दावे को स्पष्ट कर दिया। अब और भी कई प्रभाव पड़े, जैसे रेलों ने आंतरिक व्यापार और औद्योगिकरण की उपेक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में रेलों के विस्तार की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। माल ढुलाई का भाड़ा यद्यपि कम था, लेकिन नीति यही थी कि इसका अधिकाधिक लाभ ब्रिटिश सरकार को मिले या ब्रिटिश व्यापारियों को मिले। ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त ही नहीं किया गया, तो अतः देश में जो रेलों के क्षेत्र में प्राविधिक प्रशिक्षण का समुचित विकास नहीं हुआ, तो रेलों का लाभप्रद परिणामों की तुलना में हानिकारक जो परिणाम अधिक गंभीर रहे। दादाभाई नौरोजी, जीपी जोशी, आरसी दत्त ने अपने अध्ययनों में भी ये सिद्ध किया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें रेलों के हानिकारक परिणाम का बुरी शिकार बनी। उस समय रेल परिवहन ब्रिटिश नीति के कारण भारतीय आर्थिक जीवन के लिए वरदान की तुलना में अभिशाप सिद्ध हुआ। तो कुल मिलाकर जो रेलों का आर्थिक प्रभाव था, वह निराशाजनक ही रहा। अच्छा, रेलों से बागानों का भी कुछ विकास हुआ, लेकिन उनसे जो पूंजी मिली, उसका भारत के वह आर्थिक शोषण में सहायक हुई। दरअसल ब्रिटिश शासन में रेल व्यवस्था का एक मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना ही था। यदि उस समय भारतीय घरेलू उद्योगों या अन्य उत्पादन स्रोतों का विकास किया जाता साथ ही साथ, तो रेलवे निर्माण और विस्तार से देश को बड़ा लाभ होता। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की नीति तो हर संभव तरीके से भारत के आर्थिक शोषण की नीति थी और रेल इस नीति का एक प्रभावशाली माध्यम थी या साधन। तो आज की वीडियो में हमने ब्रिटिश रेलवे नीति के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।